Good afternoon, friends. Welcome to Civil's Manthan. Let's start today's editorial analysis. Today we have an article regarding Israel-Palestine issue. Hamid Ansari ji ने का ये आर्टिकल है. We can relate this to GS paper 2 IR and जो हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री भी डिस्कस करेंगे इसकी. So वर्ल्ड हिस्ट्री के भी रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट है. So कंक्रीट पॉइंट्स हम देखेंगे रिगार्डिंग वर्ल्ड हिस्ट्री एंड द IR पोर्शन. So let's have a brief background of it. सो इसराइल और फ़लस्तीन के बीच में जो इश्यू चल रहा है तो इसके रिगार्डिंग अगर आप देखें यहाँ पर तो इसराइल के पास जो ऑक्यूपेशन में है द मेजर टेरिटरी इन कंपैरिजन टू द फ़लस्तीन के पास गाजा स्ट्रिप एंड द सर्टेन पोर्शन इन द वेस्ट बैंक और इवन वेस्ट बैंक के अंदर भी कुछ पर्टिकुलर एनक्लेव्स हैं जो कि यहाँ पर इसराइल का ऑक्यूपेशन है. जेरूसलेम इज इन द ऑक्यूपेशन ऑफ इसराइल. यहाँ पर देखने वाली बात क्या है कि जो फ़लस्तीन यहाँ पर दो टेरिटरीज में डिवाइडेड है. वन इज गाजा स्ट्रिप ये वाला एंड सेकंड इज वेस्ट बैंक. तो वेस्ट बैंक में जो अथॉरिटी रूल कर रही है दैट इज फतह. तो फतह के कंट्रोल में वेस्ट बैंक है एंड हमास के कंट्रोल में आपका गाजा स्ट्रिप है. तो जब भी आप कोई वायलेंस देखते हैं, कोई भी टेरर एक्टिविटीज देखते हैं फ्रॉम द पैलेस्टीनियन साइड तो वो हमास करती है. ठीक है, तो कोई भी वायलेंस है, टेररिज्म की एक्टिविटीज हैं, कौन करता है? हमास करती है. एंड जो फतह है, फतह रिलेटिवली पीसफुल आपका स्टेट है, पीसफुल ऑर्गेनाइजेशन रिलेटिवली इन कंपेरिजन टू हमास. और कोई भी बायलेटरल टॉक्स या कोई भी कंसिडरेशन होता है, अकॉर्ड्स होते हैं बिटवीन इजराइल एंड फलस्तीन तो यहाँ पर फतह के साथ होता है इजराइल का, ना कि हमास के साथ. नाउ वी सी द मैप ऑफ दिस इजराइल फलस्तीन रीजन एंड द नेबरिंग कंट्रीज. यहाँ से देख सकते हैं अपने मैपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है. तो ये आपका मेडिटेरेनियन सी लगता है ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ इजराइल. गोलन हाइट्स से आपको गोलन हाइट्स इजराइल ने सीरिया से कैप्चर किया था, तो ध्यान रखना है ये. देन तेल अवीव यहाँ पर है आपका, इट्स द कोस्टल सिटी. ये तेल अवीव आपकी कैपिटल है. ठीक है, गाजा स्ट्रिप हमने अभी पढ़ा जस्ट अभी. गाजा स्ट्रिप किसकी कौन रूल करता है यहाँ पर? हमास रूल करती है, राइट. देन दिस इज वेस्ट बैंक. वेस्ट बैंक क्या है? जॉर्डन रिवर है. जॉर्डन रिवर के वेस्ट बैंक पे वेस्ट बैंक है, राइट. जस्ट लाइक बैंक्स होते हैं, रिवर के किनारे होते हैं, तो वेस्ट किनारे पे वेस्ट बैंक है आपका, राइट. तो वेस्ट बैंक है. देन दिस इज जेरूसलेम. जेरूसलेम इज इन द कंप्लीट ऑक्यूपेशन ऑफ इजराइल. ये डेड सी है, डेड सी ऑन द बॉर्डर ऑफ इजराइल एंड जॉर्डन. और अगर स्पेसिफिकली बात करें तो वेस्ट बैंक एंड जॉर्डन. नेबरिंग कंट्रीज हम देख लेते हैं. नेबरिंग कंट्रीज में आपका लेबनान है, राइट. देन सीरिया, बेरूत कैपिटल लेबनान की. यहाँ पर डेमास्कस और बेरूत आपका कोस्टल सिटी है ऑन द कोस्ट ऑफ मेडिटेरेनियन सी. जॉर्डन तो आपके ईस्ट में जॉर्डन है. देन इफ यू सी हियर, यहाँ पर आपका ये इजिप्ट का पोर्शन है. सिनाई पेनिनसुला जो कि इजराइल ने इजिप्ट से पहले कैप्चर कर लिया था, एंड यहाँ पर ये कनेक्ट हो रहा है थ्रू to this Red Sea also. So that's all about this mapping. Now let's discuss की हिस्ट्री बैकग्राउंड देखते हैं कि इजराइल का क्रिएशन कैसे हुआ. 1948 में इजराइल बना था, तो कैसे इजराइल का क्रिएशन हुआ है और क्या रीजंस रहे हैं उसके रिगार्डिंग. तो एक तो हम हिस्टोरिकल रीजंस डिस्कस कर सकते हैं कि हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस थे. किसके ग्रीवेंसेस थे? हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस ऑफ ज्यूस. ठीक है, तो ज्यूस के कुछ हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस थे. तो उन ग्रीवेंसेस में आपका क्या क्या आ सकता है? वन यू कैन से रोमन परसिक्यूशन. अगर बहुत हम पास्ट की बात करते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं, तो रोमन परसिक्यूशन इन 71 AD. तो ज्यूस को फलस्तीन से बाहर निकाल दिया था रोमन से. तो ज्यूस दे वर ड्रिवन आउट ऑफ फलस्तीन बाय द रोमन्स. ठीक है, तो उसके बाद वो अलग अलग वर्ल्ड के अलग अलग जगह पर ही जाके रहने लगे, यूरोप में यहाँ अलग अलग जगह जाके रहने लगे. सेकेंडली, एक आपकी वर्ल्ड जियोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन हुई. इसको एस्टेब्लिश किया गया इन 1897. अब ये जियोनिस्ट क्या होता है? जियोनिस्ट आपके ये वो लोग हैं ये जो सपोर्ट करते हैं कि दे वांट ज्यूज टू रिटर्न
दे वांटेड ज्यूज टू रिटर्न टू देयर होमलैंड फलस्तीन, कि भाई वापस जाओ फलस्तीन में जाओ एंड और उसको ऑक्यूपाई करो वहां पर, राइट, एक ज्यूइश स्टेट फॉर्म करो यहाँ पर, राइट। सो वर्ल्ड ज्यूइश ऑर्गेनाइजेशन ने सपोर्ट किया ज्यूइश स्टेट को एस्टेब्लिश करने के लिए। दे वांटेड ज्यूज टू गो बैक टू देयर होमलैंड फलस्तीन। फिर आपका नाजी परसिक्यूशन भी कह सकते हैं वन ऑफ द हिस्टोरिकल ग्रीवेंस। वी ऑल नो कि जर्मनी में हिटलर लेड जो वहाँ पर नाजी थे वहाँ पे, तो उन्होंने ज्यूज की मास परसिक्यूशन किया वहाँ पर। तो उसके बाद वो अलग अलग जगह पर यूरोप में अलग अलग जगह पर वो माइग्रेट कर गए। फिर उसके बाद दे वांटेड, उसके बाद जो है वो जो पॉपुलेशन जो थी, तो नाजी परसिक्यूशन जो था वो उसके बाद वो डेमोग्राफी चेंज हो गई, राइट, बिकॉज जो अलग अलग पार्ट्स में जाने लगे उसके बाद दे वेंट टू द डिफरेंट पार्ट्स एंड स्लोली पैलेस्टीनियन डेमोग्राफी स्टार्टेड चेंजिंग, ठीक है। और इजराइल एज ए सेपरेट स्टेट की डिमांड धीरे धीरे करके ग्रो करने लगी। देन अगर हम बात करें और हिस्टोरिकल फैक्टर्स की, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद ब्रिटेन वाज गिवन दिस पैलेस्टीन एज ए मैंडेट, ठीक है। तो मैंडेट्स दिए गए थे, लाइक सीरिया भी एक मैंडेट था। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद ब्रिटेन फ्रांस इनको क्या कुछ मैंडेट्स दिए गए थे, कुछ एज ए टेरिटरी दी गई थी इस वेस्ट एशियन रीजन में, जिनको मैंडेट्स बोला गया था। तो पैलेस्टीन वाज ए मैंडेट ऑफ ब्रिटेन। तो इसके रिगार्डिंग भी आप डिस्कस कर सकते हैं कि ब्रिटेन ने देखा कि जो ब्रिटेन ने इजराइल के क्रिएशन के लिए फेवर किया यहाँ पर, राइट। तो उसके बाद क्या हुआ, दिस लेड टू द इनफ्लक्स ऑफ ज्यूज इन पैलेस्टीन बिकॉज ब्रिटेन फेवर्ड क्रिएशन ऑफ इजराइल। सो इनफ्लक्स ऑफ ज्यूज इन पैलेस्टीन स्टार्ट हो गया आपका। जबकि इसको अपोज किया था, अरब स्टेट्स इसको अपोज कर रहे थे बिकॉज दे वांटेड कि इंडिपेंडेंट यूनाइटेड पैलेस्टीन रहे अंडर द अरब्स। तो यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट भी था, यू कैन सी। देन there was also Zionist terrorism also started along with it. There were many more reasons also that you can discuss. फिर आप बात कर सकते हैं कि when how this Israel was created in 1948. So UN के मैंडेट के अंदर, UN की लीडरशिप के अंदर, so UN created Israel in 1948. तो 1948 में इजराइल को क्रिएट किया गया अंडर द यूनाइटेड नेशंस बिकॉज ब्रिटेन हाई कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग पीस को मेंटेन नहीं कर पा, पीस मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा कॉस्ट लग रही थी एंड इट वाज नॉट अफोर्डेबल टू ब्रिटेन। तो ब्रिटेन वांटेड यूएन टू इंटरवीन कि भाई यूएन की अध्यक्षता में कुछ ना कुछ फैसला लिया जाए ऐसा। तो यूएन में वोटिंग हुई और उसके बाद फलस्तीन को जो है दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। वन पार्ट वाज टू बी रूल्ड बाय द Jews, that is Israel, another part to be ruled by the Palestinian Arabs. तो ये सारा जो है हमारा बैकग्राउंड है कि कैसे इजराइल का क्रिएशन हुआ, द हिस्टोरिकल फैक्टर्स, क्या क्या ग्रीवेंसेस है ज्यूज के, ब्रिटेन का क्या रोल रहा है, जियोनिस्ट का क्या रोल रहा है। अब 1948 के अंदर आपका ये क्रिएट किया और उसके क्रिएट होते ही क्या हुआ, क्रिएट होते ही आपकी वॉर हो जाती है, अरब इजराइल वॉर होती है 1948, ठीक है। तो इस वॉर में जो है इजराइल पर अटैक किया जाता है। इजराइल इज अटैक्ड बाय द सीरिया, इराक, जॉर्डन, इजिप्ट एंड द लेबनान। तो जो भी नेबरिंग कंट्रीज थे उन सभी ने भाई इस पे मिलकर अटैक कर दिया ऑन द इजराइल। अब इसका रिजल्ट क्या रहा, अरब इजराइल वॉर 1948 के बाद क्या इसका रिजल्ट रहता है। तो इसमें इजराइल कैप्चर कर लेता है 3/4 पार्ट ऑफ द पैलेस्टीन, ठीक है। यूएन ने जितना दिया था ना यहाँ पर फलस्तीन को, उससे भी ज्यादा। तो 3/4 पार्ट, यानी इस वॉर का जो मेन फायदा मिलता है अरब इजराइल वॉर का, इजराइल को मिलता है। इजराइल कैप्चर्स 3/4 पार्ट ऑफ द फलस्तीन। देन रिगार्डिंग जेरूसलेम, जेरूसलेम जो है वो उसका वेस्ट पार्ट, ये वेस्ट पार्ट सपोज करते हैं, ईस्ट पार्ट सपोज करते हैं, वेस्ट पार्ट वाज कैप्चर्ड बाय इजराइल एंड ईस्ट पार्ट रिमेन्स विद द जॉर्डन, ठीक है। तभी कहते हैं वेस्ट जेरूसलेम एंड ईस्ट जेरूसलेम। सो ईस्ट जेरूसलेम वो जॉर्डन के पास रहता है एंड वेस्ट जेरूसलेम जो है वो आपका इजराइल के पास रहता है। देन रिगार्डिंग वेस्ट बैंक,
वेस्ट बैंक जो है जॉर्डन रिवर के वेस्ट के जो बैंक्स पर है, दैट इज द वेस्ट बैंक, राइट। सो वेस्ट बैंक इट इज कैप्चर्ड बाय द जॉर्डन, यहाँ पर जॉर्डन इसको कैप्चर कर लेता है वेस्ट बैंक को। तो ये कुछ रिजल्ट्स रहते हैं ऑफ द अरब इजराइल वॉर ऑफ 1948। अब 1967 में जो है एक और वॉर होती है, दैट वी कॉल इट एज द 6 डे वॉर। अब 6 डे वॉर में आपका सीरिया, देन इराक, देन जॉर्डन, देन इजिप्ट, लेबनान एंड अल्जीरिया, ये सारे कंट्रीज मिलके दे प्लान एन अटैक ऑन द इजराइल। तो इजराइल पर अटैक का प्लान करते हैं ये, लेकिन इजराइल को थोड़ा अंदेशा हो जाता है, राइट। तो वो पहले अटैक कर देता है। तो इजराइल लॉन्च द प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स। तो इन प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स की वजह से इजराइल विंस द वॉर। तो यहाँ पर इजरायली एयरफोर्स ने काफी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन प्ले करता है, मोसाद काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड द इजरायली एयरफोर्स दैट डिस्ट्रॉय द इजिप्शियन एयरक्राफ्ट्स। तो जबकि अगर देखें अपोजिशन फोर्सेस की भी संख्या ज्यादा होती है, इवन देयर एयरक्राफ्ट्स आर मोर देन द इजराइल, बट इजराइल took the advantage and it launched the preemptive strikes। तो अब इसके रिजल्ट्स क्या रहते हैं 6 डे वॉर की वजह से, क्या होता है फाइनली? अगर हम इसमें बात करें, इजराइल जो है काफी कुछ टेरिटरी ऑक्यूपाई कर लेता है ऑफ दीज कंट्रीज। तो यहाँ पर ये शिनाई पेनिनसुला जो है, सिनाई पेनिनसुला किसका? इजिप्ट का पार्ट था। तो सिनाई पेनिनसुला को कैप्चर कर लेता है इजराइल। सेकेंडली गोलन हाइट्स, गोलन हाइट्स किसका पार्ट था? ये सीरिया का। गोलन हाइट्स को भी कैप्चर कर लेता है, ठीक है। पैलेस्टीन में अगर हम बात करें, पैलेस्टीन में जो है जो पूरा जेरूसलेम कैप्चर कर लेता है। पहले हम देखा था वेस्ट जेरूसलेम इसका पार्ट था, ईस्ट जेरूसलेम अलग था उस जॉर्डन के पास। सो जेरूसलेम को कंप्लीट कैप्चर कर लेता है। एंड वेस्ट बैंक also, West Bank is also captured by the annexed by the Israel। तो ये सारे देखते हैं, इजराइल यहाँ से काफी कुछ टेरिटरीज गेन करता है ऑफ दीज कंट्रीज हु वर प्लानिंग टू अटैक इजराइल। फिर एक और इसका हम इम्प्लीकेशन देखिए 6 डे वॉर ऑफ 1967 का, कि रशिया जो है, रशिया मिलिटराइजेशन स्टार्ट कर देता है इस एरिया, इस रीजन के अंदर। सो फॉर एग्जाम्पल रशिया started supplying modern arms and ammunition to the सीरिया। तो ऐसे कुछ जो है इम्प्लीकेशंस आगे भी आते हैं। देन इफ यू फर्दर लेट, उसके बाद अगर हम बात करें 1970s के अंदर जो है इजिप्ट ब्लॉकेड स्टार्ट कर देता है ऑफ द स्वेज कैनाल। तो स्वेज कैनाल ब्लॉकेड भी आपका एक हिस्टोरिकल फैक्टर है, जहाँ पर हम देखते हैं इवन क्वेश्चन भी आ चुका है इन द यूपीएससी एग्जाम। तो ये काफी कुछ implications है that had because of the 6 डे वॉर ऑफ 1967। ये हम देख सकते हैं यहाँ पे टेरिटरीज, यहाँ पर डिफरेंट टेरिटरीज दैट इजराइल हैड कैप्चर्ड एंड व्हाट इज देयर प्रेजेंट स्टेटस। ये आपका सिनाई पेनिनसुला है जो कि इजिप्ट से कैप्चर किया था इजराइल ने इन द वॉर ऑफ 6 डे वॉर ऑफ 1967, ठीक है। 1967 में इजिप्ट ने कैप्चर किया, सॉरी इजराइल ने कैप्चर किया। फिर 1979 की पीस अकॉर्ड में इजराइल ने सिनाई पेनिनसुला को इजिप्ट को वापस कर दिया। दिस इज गाजा स्ट्रिप। तो गाजा स्ट्रिप कब कैप्चर किया? 1967 में। फिर उसके बाद स्टेटस क्या रहा कि दोबारा वापस में इन्होंने फलस्तीनियन के कंट्रोल में फिलहाल है। किसके कंट्रोल में फिलहाल? हमास के, राइट। देन रिगार्डिंग वेस्ट बैंक एंड ईस्ट जेरूसलेम, तो किसने? जॉर्डन से कैप्चर किया, राइट। फिर इजराइल अभी भी कंट्रोल कर रहा है टू द मोस्ट पार्ट ऑफ द वेस्ट बैंक। रिगार्डिंग गोलन हाइट्स इट वाज कैप्चर्ड फ्रॉम सीरिया, और अभी भी जो है इसके इजराइल के ही कैप्चर में, इसी के एनेक्सेशन में है। एंड बट इंटरनेशनली जो है इसको अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। मेजर सिटीज देखे, हाइफा, तेल अवीव ऑन द मेडिटेरियन सी, तो मेडिटेरियन कोस्ट पर ये लगते हैं। यहाँ पर डेड सी है, राइट। तो दीज आर वेरियस मैपिंग बेस्ड क्वेश्चंस और इंटरनेशनल बेस्ड सर्टेन कॉन्सेप्ट्स। यहाँ पर हम इजराइल और फलस्तीन के बीच में पीस अकॉर्ड्स की बात करते हैं। तो आपको डायरेक्टली याद रखना ओस्लो अकॉर्ड्स, ठीक है। बाकी कुछ याद होना हो, ओस्लो अकॉर्ड्स किसके रिलेटेड है? इजराइल फलस्तीन का पीस अकॉर्ड है, ये ध्यान रखना आपको। कैंप डेविड ये भी याद रख सकते हैं, बट ओस्लो अकॉर्ड्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर कैंप डेविड याद रख सकते हैं, बहुत बढ़िया है। एनापोलिस ये भी याद रख सकते हैं, बट इन सभी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ओस्लो अकॉर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देन रिसेंटली अभी ट्रंप ने एक पीस प्लान प्रपोज किया था, और इस प्लान का नाम दिया पीस टू प्रोस्पेरिटी, ए विजन टू इंप्रूव द लाइव्स ऑफ द पैलेस्टीनियन एंड इजरायली पीपल। तो ये एक पीस प्लान जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रपोज किया है,
टू रिजोल्व द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पैलेस्टीन, लेकिन ये हाईली इन फेवर ऑफ इजराइल है। इसके अकॉर्डिंगली जो फिलहाल जो वेस्ट बैंक है, जो कि इन द पैलेस्टीनियन ऑक्यूपेशन इट इज, किसकी टेरिटरी, कौन यहाँ पर किसका रूल है यहाँ पर, फतेह का, राइट। यहाँ पर गाजा किसका रूल है, हमस। हमस कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, वायलेंट ऑर्गेनाइजेशन, टेरर एक्टिविटीज करती है, जो भी वायलेंस हमस करता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ देखो, ये तो करंट है। प्रपोज ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन क्या प्रपोज कर रहा है कि इवन विद इन वेस्ट बैंक, ये देखो बहुत सारी टेरिटरी जो है ये फिर से इजराइल ले लेगा यहाँ पर, जेरूसलेम कंप्लीट इजराइल के ऑक्यूपेशन में, और इवन विद इन इसके इजरायली एनक्लेव्स होंगे, राइट, ये कुछ इजरायली एनक्लेव्स होंगे। So this is what the Trump administration proposed for that. तो ये सारा एक बैकग्राउंड है रिगार्डिंग दिस आर्टिकल। दिस आर्टिकल डिस्कस अभी रिसेंटली जो है, अगर हम बात करें, यूएन सेक्रेटरी जनरल है अपने एंटोनियो गुटेरेस, तो उन्होंने एक वर्चुअल मीटिंग की यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, तो वहां पर उन्होंने इजराइल पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताया, इट इज एट द वाटरशेड मोमेंट, बिकॉज इजराइल जो प्लान कर रहा है, इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, तो उनकी तरफ से प्लान है टू अनेक्स द पार्ट्स ऑफ वेस्ट बैंक, ठीक है। तो वेस्ट बैंक इवन जो टेरिटरीज हैं, बिकॉज इस टाइम पर क्या लग रहा है कि इजराइल जो है इट वांट्स टू टेक एडवांटेज ऑफ इट्स फेवर और सपोर्ट फ्रॉम द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो इस टाइम काफी फेवर करते हैं ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इजराइल को, तो चाह रहे हैं कि इस टाइम पर वो इसका एडवांटेज उठाएं और इस बार जो वेस्ट बैंक को कंप्लीटली एनेक्स ही कर लें। और इवन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रपोज भी किया था पीस प्लान, इवन उस पीस प्लान के अकॉर्डिंगली इजराइल के पास और ऑक्यूपेशन में आएगा ऑफ द पैलेस्टीनियन, दैट इज द जो वेस्ट बैंक वाला जो रीजन है। सो लेकिन ये आर्टिकल जो डिस्कस करता है कि इट इज सीरियस वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, बिकॉज अभी 30 ये जो 1 जुलाई के लिए एक कुछ ये प्लान है, जो कि ऐसा कुछ सुनने में आया कि बता रहे हैं कि इजराइल ऐसा प्लान है कि 1 जुलाई को अराउंड 30% ऑफ द ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक को ये कैप्चर कर लेंगे, ऐसा ही एनेक्सेशन का इनका ऐसा कुछ सामने आया कि ऐसा कुछ प्लान्स वगैरह हैं। एंड ऐसा भी माना जा रहा है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को इसकी सहमति मिल चुकी है एंड दे आर सपोर्टिंग दिस इजरायली मूव। लेकिन इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंगली जो एनेक्सेशन जो है, दैट इज द फोर्सिबल एक्विजिशन ऑफ टेरिटरीज बाय वन स्टेट एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर स्टेट, और इसको एज पर इंटरनेशनल लॉ इट इज प्रोहिबिटेड, इसको नहीं इसको एक्सेप्ट किया जाता है। एंड इवन इफ यू सी द प्रिंसिपल ऑफ इनएडमिसिबिलिटी ऑफ एक्विजिशन ऑफ टेरिटरीज बाय फोर्स, इसको भी जो है एक्विजिशन ऑफ टेरिटरीज बाय फोर्स का है, उसका इनएडमिसिबल माना जाता है, राइट। एंड इवन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उसके प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली भी दिस इज नॉट ए वैलिड, दिस वोंट बी ए वैलिड एक्शन बाय द इजराइल। फिर ये आर्टिकल डिस्कस करता है रिगार्डिंग यूएन ह्यूमन राइट कमीशन, तो ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स है, दैट आल्सो पुट अ स्टेटमेंट ऑन जून 16 अगेंस्ट दिस प्रपोजल प्लान ऑफ द इजराइल। तो उन्होंने बताया कि जो एनेक्सेशन ऑफ ऑक्यूपाइड टेरिटरीज है उसको एक सीरियस वायलेशन देखता है, किसका सीरियस वायलेशन, ऑफ चार्टर ऑफ यूएन एंड जिनेवा कन्वेंशन। तो ये एक कंट्रारी है टू द फंडामेंटल रूल दैट हैज बीन अफर्ड बाय many times by the UN Security Council and General Assembly as well, कि acquisition of territory by war or by any force उसको क्या माना गया है, inadmissible माना गया है, राइट। अब ये इसके रिगार्डिंग बता रहे हैं कि जो ऑलरेडी जो इजराइल जो प्लान कर रहा था, जो भी ऑलरेडी उसकी जो पॉलिसी है, so this present move will only crystallization of an already unjust reality। फिलहाल की हम देखें कि क्या हो रहा है और क्या हो जाएगा आगे। So there are two people, one is the Palestinian, another is Jewish people of Israel. So two people living in the same space, ठीक है, ruled by the same state, लेकिन but with profoundly unequal rights, rights बिल्कुल unequal हैं, ठीक है। So this is the vision of 21st century apartheid, इसको 21st century apartheid से इन्होंने कंपेयर किया। apartheid आपका अफ्रीकन रेसिज्म जो था उसके टाइम पे apartheid हम उसको बोलते हैं जनरली। Now if you see what for New Delhi this means, consequences क्या होंगे, effect for the plan, consequences कुछ ये certain questions are there, you can have read but लेकिन इतना important नहीं है। अपने इंडिया के रिगार्डिंग देख सकते हैं कि इंडिया के रिगार्डिंग implications क्या है। इंडिया देखो हिस्टोरिकली पैलेस्टीनियन कॉज को सपोर्ट करता है, ठीक है। the various previous governments even since the time of independence we have been supporting Palestinian cause,
तो इस वजह से हमारे इंडिया के इजराइल के साथ जो है रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। बट इन द पास्ट you can say previous the present government and the previous government, so जो अभी गवर्नमेंट चल रही है, they have shifted their diplomatic stance with respect to Palestine and Israel. so उन्होंने क्या अब फोकस में आ रहा है, क्या उनका पॉलिसी स्टैंड है हमारा, we have dehyphenated policy, foreign policy और bilateral relation with respect to Israel and Palestine. dehyphenate मतलब देखो हाइफन होता है, इजराइल एंड फलस्तीन, ठीक है, इस हाइफन से इजराइल और फलस्तीन कनेक्टेड है। तो अभी तक की हमारी जो पॉलिसी रहती थी पहले, तो इजराइल फलस्तीन को हम साथ लेके चलते थे, ठीक है, यानी कोई भी हमें हमारे फलस्तीन के रिगार्डिंग जो पॉलिसी है, हमारी फॉरेन पॉलिसी इजराइल के रिगार्डिंग है तो फलस्तीन साथ में, फलस्तीन के रिगार्डिंग है तो इजराइल का कंसर्न साथ में। लेकिन इस वजह से वी वर नॉट एबल टू स्ट्रेंथन आवर रिलेशनशिप विद इजराइल। अब हमने क्या बोला है कि वो जो इंडिया जो है डीहाइफेनेटेड फॉरेन पॉलिसी रखेगा विद रिस्पेक्ट टू इजराइल एंड फलस्तीन। इट मींस जब हम इजराइल से भी अच्छे रिलेशंस रखेंगे एंड वी विल स्टिल सपोर्ट द Palestinian cause. So it has resulted into what? More stronger relationship with Israel. तो हमारे इजराइल के साथ काफी bilateral relations improve हुए हैं in the defense, in the space, in agriculture, in water management. So India is moving on the dehyphenated policy, and in this way India is having a very close good relations with the Israeli state. So यहाँ पर हम फर्दर बात करते हैं कि जो है वी हैव, पहले भी हमने सपोर्ट किया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रिगार्डिंग। सो ये आर्टिकल बेसिकली बात कर रहा है कि यहाँ पर फलस्तीन कोज को हमें सपोर्ट करना चाहिए एंड वी आर बैक ऑन द हॉर्स शू टेबल वंस अगेन। सो यहाँ पर एक हमारे पास कंफ्यूजन है कि वुड वी सपोर्ट एन एनेक्सेशन, क्या हम एनेक्सेशन को सपोर्ट करेंगे इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ इंटरनेशनल लीगलिटी एंड ऑफ आवर ओन कमिटमेंट्स, कि हमारे जो कमिटमेंट्स हमने पहले with regard to Palestinian cause के regarding हमारे commitments जो रहे हैं regarding that. So that's all from today's discussion. If you have any questions, any doubts, you can ask your questions on our Telegram channel and Telegram group, and we will be happy to resolve your questions and queries. And if you like our video, please do subscribe, share and like. Thank you. Jai Hind.